दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। चल रहा था पिस्सीकल्चर और हम लोग इसमें स्टार्ट किए थे एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपको बताना था फिश कल्चर प्रोग्राम को आप कैसे मैनेज करेंगे, यानी मैनेजमेंट ऑफ फिश कल्चर प्रोग्राम। दोस्तों फिश कल्चर प्रोग्राम जो है एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसे मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारी जानकारी रखना होता है और एक लंबी प्रक्रिया से होकर के गुजरना होता है। फिश कल्चर प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए कुल 5 तरह के तालाब बनाने की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला जो तालाब होता है उसे ब्रीडिंग पॉन्ड कहते हैं। ब्रीडिंग पॉन्ड में मछलियां ब्रीडिंग या प्रजनन करती हैं या इसके अलावा आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी कराई जाती है। ब्रीडिंग के दौरान जो फर्टिलाइज्ड एग बनते हैं उसे फिर जो है दूसरे तरह के तालाब यानी हैचिंग पॉन्ड में उसको हैचिंग कराते हैं, यानी अंडे को रख देते हैं और अंडे हैच करके उसमें से बच्चे निकल जाते हैं। और जो अंडे हैच करके बच्चे छोटे बच्चे निकलते हैं उसे अगले यानी तीसरे तरह के तालाब में ट्रांसफर करते हैं। तीसरे तरह के तालाब का नाम होता है नर्सरी पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड में जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो इसे चौथे तरह के तालाब में ट्रांसफर कर देते हैं जिसका नाम होता है रियरिंग पॉन्ड। थोड़ा और ग्रो करने के बाद इसे लास्ट वाले तालाब में ट्रांसफर कर देते हैं जिसका नाम होता है स्टॉकिंग पॉन्ड। स्टॉकिंग पॉन्ड में मछलियों की पूरी तरह से ग्रोथ हो जाती है और इसके बाद मार्केटिंग के लिए सप्लाई कर देते हैं। यही आखिरी और 5वें तरह का तालाब होता है। तो दोस्तों ये 5 तरह के तालाब होते हैं, जिसमें पहला जो होता है ब्रीडिंग पॉन्ड। ब्रीडिंग पॉन्ड से संबंधित जितनी सारी बातें हैं उसको मैंने पहले या उसके पहले वाले वीडियो में डिटेल से बता दिया है। अगर आप वीडियो क्रम से देखेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा, चाहे आप किसी भी लेवल के हों, कितना हो कमज़ोर हों, आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। बस केवल वीडियो आपको लेक्चर वाइज देखना है, 1 2 3 करके। तो अभी ये लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले मैंने 4 लेक्चर जो अपलोड किया है पिस्सीकल्चर का, उसे अगर आप क्रम से देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने उसमें समझाया हुआ है। इस लेक्चर में हम सभी पढ़ेंगे हैचिंग पिट्स क्या है, यानी हैचिंग पिट्स किसे कहते हैं, ये दूसरे तरह का तालाब है और यह कितने तरह का होता है। तो 2 तरह का होता है, हचारीज और हापाज। हचारीज के अंदर क्या कमी होती है जिससे हापाज बनाने की आवश्यकता होती है, और हापाज कितने तरह के होते हैं, फिक्स टाइप हापा क्या होता है और फ्लोटिंग टाइप हापा क्या होता है। हापा के अंदर जब एग हैच करके बच्चे बन जाते हैं तो उसे अगले किस तरह के तालाब में ट्रांसफर करते हैं। और अगला नर्सरी पॉन्ड क्या होता है। नर्सरी पॉन्ड के अंदर आपने सुना होगा कि डेथ रेट बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं या मरने का चांस होता है। इसमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। तो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट बढ़ जाती है, ये भी डिटेल हम बताएंगे। और लास्ट में बताएंगे ऐसे कौन से उपाय किए जाएं कि इस डेथ रेट को घटाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो पिस्सीकल्चर में। तो ये सारा डिटेल हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देंगे, लास्ट तक बने रहिए। आइए सबसे पहले हम आउटलाइन इस वीडियो को समझ लेते हैं। इसके बाद एक एक अक्षर पढ़ के हम पूरा हिंदी बता देंगे, हिंदी में अर्थ बता देंगे। आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। दोनों भाषाओं में आपको लिखने और पढ़ने में आसानी होगी। एक बार आप इसे वीडियो देख करके लिख लेंगे तो फिर केवल एक बार पढ़ लेंगे तो एग्जाम तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप लिख सकेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हैचिंग पिट्स क्या होता है। दोस्तों हैचिंग मीन्स होता है यानी कि अंडे फूटना, और पिट्स मीन्स होता है, पिट मतलब होता है गड्ढे, छोटा छोटा गड्ढा जो होता है उसको पिट बोलते हैं। अब यहाँ पर हम पॉन्ड न लिख करके पिट इसलिए लिखे हैं, यह भी दूसरे तरह का तालाब ही है, लेकिन पिट इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि यह साइज में बहुत छोटा होता है। तालाब एक बड़ी वाटर बॉडी होती है, इसलिए हम पॉन्ड न लिख करके पिट लिखे हुए हैं। हालांकि बातें कही है, ये छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। अब ये 2 तरह के होते हैं, हचारीज और हापाज। हचारीज क्या होते हैं, ये छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो स्थल पर बनाए जाते हैं और स्थल पर बना करके उसमें पानी भर देते हैं और पानी भरने के बाद एग को हैच करने के लिए उसी हचारीज में छोड़ दिया जाता है। परंतु इसमें कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से हापाज बनाए जाते हैं, जिसको हैचिंग हापाज कहते हैं। ये क्या होता है, यह रेक्टेंगुलर टैंक होता है। अब ये टैंक किसी लकड़ी या फिर जो है लोहे का नहीं होता है, ये मच्छरदानी वाले कपड़े से टैंक बनाया जाता है जिसमें बम्बू यानी बांस के टुकड़े से सपोर्ट किया जाता है। जैसे आप छतरी देखे होंगे, छतरी ऊपर काला कपड़ा लगा दिया जाता है और अंदर तीलियां उसको सपोर्ट करती हैं, उसी तरह से मच्छरदानी वाला कपड़ा होता है ये टैंक बनाने में, और अंदर जो है बांस का फ्रेम बनाते हैं, बांस के टुकड़े का या फट्ठे का फ्रेम बना देते हैं।
तो अब ये भी दो तरह के होते हैं, फिक्स टाइप होते हैं और फ्लोटिंग टाइप होते हैं। कहीं कहीं पर फिक्स करने की व्यवस्था होती है, यानी कि पोल गाड़ देते हैं नदी के अंदर या तालाब के अंदर या सागर के अंदर। सागर के अंदर तो संभव नहीं, नदी तालाब के अंदर पोल गाड़ देते हैं और उसी पे ये टैंक फिक्स कर देते हैं, यानी कि हापाज फिक्स कर देते हैं, उसके अंदर अंडे को रख देते हैं हैच करने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फिक्स करने की व्यवस्था नहीं होती है, तो फ्लोटिंग टाइप हापा यूज करते हैं और उसे जो है पानी में ऐसे तैरा देते हैं। तैरा देने का मतलब वैसे लापरवाह की तरह से छोड़ नहीं देते हैं, उसको कनेक्ट किया रहता है, यानी रस्सी से किनारे पर किसी चीज से बांध देते हैं ताकि वो निश्चित एरिया में ही तैरता रहे और आवश्यकता अनुसार आप उसे किनारे पर भी ला सकें या बीच में भी छोड़ सकें और बाहर भी निकाल सकें। ऐसे अगर छोड़ देंगे तो बह करके कहीं और ही चला जाएगा, अगर नदी में है तो कहाँ बहकर चला जाएगा आप पता भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसको फ्लोटिंग टाइप हापा तो कहते हैं, लेकिन इसे बांधे रहते हैं, यानी पानी में तैरता रहता है, उसको पोल वगैरह से फिक्स नहीं करते हैं। और जब अंडे हैच कर जाते हैं हापा या हचारीज के अंदर तो फिर उसे नर्सरी पॉन्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम लास्ट में आपको बता देंगे कि नर्सरी पॉन्ड के अंदर क्या खासियत होती है और मॉर्टेलिटी रेट क्यों बढ़ जाती है। आइए अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप दूसरी मुख्य हेडिंग जो आप डाल देंगे वो हैचिंग पीट्स डाल देंगे। अब हैचिंग पीट्स क्या होता है देखिए ध्यान से, आप लिख देंगे द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट इनटू हैचिंग पिट्स फॉर हैचिंग, यानी देखिए जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उसे हैचिंग पिट्स में रख देते हैं हैच करने के लिए, यानी कि फूटने के लिए। आगे आप लिख देंगे हैचिंग पिट्स शुड बी, यानी हैचिंग पिट्स होने चाहिए। शुड बी का मतलब होने चाहिए। अब कैसे होने चाहिए? हैचिंग पिट्स वैसे जैसे तैसे नहीं बना दिया जाता, इसकी कुछ शर्तें होती हैं। वो 4 शर्तें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए पहली शर्त क्या है, नियरेस्ट टू द ब्रीडिंग ग्राउंड। जो हैचिंग पिट्स होना चाहिए वो ब्रीडिंग ग्राउंड के पास होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि आप ब्रीडिंग ग्राउंड से फिश सीड ला करके हैचिंग पिट्स में तुरंत डाल देंगे, काफी समय नहीं लगेगा। पास रहेगा तो आप हैचिंग पिट्स और ब्रीडिंग ग्राउंड दोनों को मैनेज करने में लाभ होगी। दूसरा, आपको दूर से अगर आप कहीं ब्रीडिंग ग्राउंड कहीं दूर है और हैचिंग पिट्स दूर है तो वहां से लाते समय एक रास्ते में डैमेज भी हो सकते हैं, इसलिए हैचिंग पिट्स और ब्रीडिंग ग्राउंड पास होना चाहिए। कुल मिलाकर ये कहना है कि आपका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है उसी के पास हैचिंग पिट्स होना चाहिए। आगे देखिए स्मॉलर इन साइज, जो हैचिंग पिट्स है वो साइज में छोटा होना चाहिए, इसलिए क्योंकि आप अच्छे से मैनेज कर सकें। अगर बड़ा पिट्स रहेगा तो उसे आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, छोटे छोटे पिट को आप आसानी से मैनेज कर ले जाएंगे। इसके बाद इट कंटेन एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखिए इसके अंदर एवरेज क्वांटिटी में वाटर होना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। आप बार बार पानी भरने की डर से या मेहनत की डर से आप एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी भर देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, या आप लापरवाही से पानी नहीं भरेंगे, बहुत कम पानी हो जाएगा तो भी अंडे डैमेज हो जाएंगे। इसलिए एवरेज क्वांटिटी में वाटर को बनाए रखना जरूरी है। इसके बाद अगला जो है मोर इन नंबर। देखिए जो हैचिंग पिट्स है वो संख्या में अधिक होना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर 1-2 आप हैचिंग पिट्स बनाएंगे तो आपको उसी में ज्यादा अंडे यानी ज्यादा एग को छोड़ना पड़ेगा। इससे नुकसान क्या होगा कि जब एग हैच करके छोटे बच्चे निकलेंगे तो उनकी भीड़ अधिक हो जाएगी पिट्स के अंदर, जिससे उनकी डेथ होने का चांस ज़्यादा रहता है और फूड मटेरियल भी अच्छे से 1-2 घंटे ही अगर उसमें रहे तो प्रोवाइड नहीं हो पाएगा और बच्चों के डेथ होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर आप ज़्यादा तालाब बनाएंगे, ज़्यादा पिट्स बनाएंगे तो कम कम अंडे डालेंगे, जिससे ये फायदा होगा कि वो अच्छे से आप मैनेज कर ले जाएंगे और कम कम बच्चे रहेंगे तो उनकी डेथ होने का चांस भी कम रहेगा। आप सोचिए कि 2-3 परत अंडे आप बिछा देंगे, 4 परत, तो बच्चे निकलेंगे तो उसमें कहाँ जाएंगे? ज़्यादा भीड़ होगी तो दिक्कत है, मरने का चांस ज़्यादा है, इसलिए संख्या अधिक होनी चाहिए। तो आप इसकी 4 शर्तें जान गए। पहला तो ब्रीडिंग ग्राउंड के पास होना चाहिए हैचिंग पिट्स, दूसरा साइज में छोटा होना चाहिए, और तीसरा एवरेज क्वांटिटी में वाटर उसमें लगातार बना रहना चाहिए, और चौथा जो है वो है अधिक संख्या में होना चाहिए। अब देखिए आपको हेडिंग डाल देना है टाइप ऑफ हैचिंग पिट्स। तो हैचिंग पिट्स 2 तरह के होते हैं, आप लिख देंगे हैचिंग पिट्स आर 2 टाइप्स। पहला जो है वो है हचारीज। हचारीज मैंने अभी अभी बताया कि छोटे छोटे पॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है दीज आर स्मॉल साइज पॉन्ड इन विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर ट्रांसफर्ड। ये छोटे छोटे पॉन्ड होते हैं जिसमें फर्टिलाइज्ड एग्स यानी कि निषेचित अंडों को ट्रांसफर कर देते हैं। आफ्टर 2 to 15 आवर्स एग्स आर हैच्ड, यानी 2 से
15 घंटे के अंदर में एग जो है हैच कर जाते हैं, यानी 2 घंटे के बाद अंडे फूटना शुरू हो जाते हैं और 15 घंटे के अंदर में ही अंडे हैच करके तैयार हो जाते हैं छोटे छोटे फ्राइज में, यानी छोटे छोटे बच्चों में। आगे फिर आप फीडिंग डाल देंगे। सम ड्रॉबैक्स ऑफ हचारीज, मैंने अभी बताया है कि जो हचारीज होते हैं उसकी कुछ कमियां होती हैं। क्या कमी होती है, वो कमी अभी हापाज के अंदर पूरी हो जाएगी। तो पहले आप कमी सुन लीजिए। 3 कमी होती है इसके अंदर। पहली कमी क्या है, सडन राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर, जल्दी जल्दी इसका टेम्परेचर घट जाता है, बढ़ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर छोटी वाटर बॉडी है तो उसका टेम्परेचर जल्दी से बढ़ भी जाएगा और टेम्परेचर जल्दी घट भी जाएगा। अभी आपको आधा लीटर पानी गर्म करना है तो अभी जल्दी ही गर्म हो जाएगा, फिर जल्दी ये ठंडा जाएगा। लेकिन अगर आपको 20 लीटर पानी गर्म करना है तो जल्दी ना तो गर्म होगा, और गर्मा गया तो फिर जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो इसलिए छोटी वाटर बॉडी है तो यहाँ पर पानी का टेम्परेचर जल्दी ही राइज यानी कि ज़्यादा हो जाता है, और फॉल का मतलब गिर भी जाता है। दूसरी इसके अंदर क्या कमी है, एंट्रेंस ऑफ प्रीडेटर्स इन पॉन्ड। देखिए जो ये तालाब होते हैं इसमें प्रीडेटर्स के एंट्री करने का भी डर रहता है, क्योंकि ये खुला होता है, इसमें सांप भी जा सकता है, बगुला भी जा सकता है, और कोई प्रीडेटर्स जा सकता है जो अंडे को डैमेज कर देगा। तो दूसरी ये भी कमी है। और तीसरी कमी है ड्राइंग ऑफ वाटर में काज मॉर्टेलिटी ऑफ एग्स। देखिए जल्दी ही पानी सूख जाता है, इसलिए जो है इसमें मॉर्टेलिटी रेट अधिक हो सकती है, यानी कि अंडे जो है वो डैमेज हो सकते हैं। क्योंकि छोटी वाटर बॉडी है, सूख जाए तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, सूख भी सकता है, और अगर आप थोड़ी सी केयरलेस हुए सूख गया तो अंडे सब डैमेज हो जाएंगे। तो ये 3 कमियां हैं। पहला तो टेम्परेचर घट बढ़ जाता है, दूसरा उसमें कोई शिकारी मछलियां या शिकारी कोई भी जानवर इसमें एंट्री कर जाता है, अंडे को डैमेज कर सकता है, और तीसरा जो है पानी सूख जाने की वजह से अंडे डैमेज हो सकते हैं। तो 3 कमियां होती हैं जिसकी वजह से हापाज बनाने की जरूरत होती है। हापाज देखिए क्या होते हैं, हापाज आर रेक्टेंगुलर टैंक। अब ये रेक्टेंगुलर टैंक होता है तो यह लोहे या लकड़ी का टैंक नहीं होता है, बल्कि अभी मैंने आपको बताया है कि एक बांस के टुकड़े का एक फ्रेम बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने बांस के टुकड़े का इस तरह का एक फ्रेम तैयार कर दिया, और ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, और इस फ्रेम के अंदर, इस फ्रेम के बाहर आप मच्छरदानी वाला कपड़ा लगा देंगे तो एक टैंक की तरह से बन जाएगा कि नहीं, एक जालीदार टैंक बन जाएगा। और जब इसे आप पानी में तैरा देंगे तो इसके अंदर पानी चला जाएगा, और पहले से आप उसके अंदर अंडे रखे रहेंगे। अब होगा क्या कि अब ये जो टैंक पानी के अंदर तैरता रहेगा, इसके अंदर अंडे भी हैं, तो अब ये सागर के पानी में अगर आपने छोड़ दिया या नदी के पानी में छोड़ दिया तो नदी का पानी तो जल्दी ना तो सूखने वाला है, ना ही उसका टेम्परेचर जल्दी घटे बढ़ेगा, और इसके अंदर प्रीडेटर के भी घुसने का चांस नहीं रहता है। इसमें ना तो कोई बड़ी मछली घुस पाएगी, ना ही स्नेक घुस पाएगा, और ना ही बगुला इसके अंदर जा पाएगा। तो ये तीनों कमियां इसके अंदर खत्म हो जाती है। इसलिए हाचारीज की अपेक्षा हापाज बनाना ज़्यादा ही सुटेबल होता है और सिक्योर होता है। अब लिख देंगे हापाज आर रेक्टेंगुलर टैंक। अभी मैंने बताया कि एक रेक्टेंगुलर टैंक होता है। इट इज मेड अप ऑफ मॉस्किटो नेट क्लॉथ। यह मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी वाले कपड़े का बनाया जाता है। इसके ऊपर एक कपड़े ऐसे चढ़ा दिए जाते हैं और एक बॉक्स बन करके तैयार हो जाता है। सपोर्टेड बाई बम्बू पोल्स, यानी इसको सपोर्ट के लिए बम्बू पोल लगाया जाता है, यानी इसका जो फ्रेम होता है वो बम्बू पोल का होता है, यानी बांस के टुकड़े का होता है। हापाज आर मेनली 2 टाइप, यानी जो हापा भी होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला देखिए फिक्स टाइप हापा। अब फिक्स टाइप हापा क्या होता है, इफ पॉसिबल टू फिक्स द परपेंडिकुलर पोल इन रिवर ओनली देन यूज द फिक्स टाइप हापा। अगर संभव है कि रिवर के अंदर परपेंडिकुलर कोई पोल गाड़ करके उस पर अगर आप फिक्स कर सकते हैं इस हापा को, तभी आप जो है फिक्स टाइप हापा को यूज करिए। अदरवाइज फ्लोटिंग टाइप हापा शुड बी यूज। अगर ऐसा संभव नहीं है कि नीचे आप उसको गाड़ नहीं सकते हैं, मान लीजिए धरातल बहुत नीचे है, बॉटम बहुत नीचे है, या फिर पथरीला है, किसी भी तरह से है कि आप उसमें पोल को फिक्स नहीं कर सकते हैं, तब आप जो है फ्लोटिंग टाइप हापा का यूज करेंगे। अब देखिए फ्लोटिंग टाइप हापा क्या है। इन हार्ड बॉटम एरिया, अगर कहीं की बॉटम एरिया यानी तली की एरिया हार्ड हो, जिसमें पोल को गाड़ना संभव नहीं है, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज फिक्स टाइप हापा, जहां फिक्स टाइप हापा का यूज करना संभव ही नहीं है, द फ्लोटिंग हापा आर
बिल्ट, वहाँ पर फ्लोटिंग टाइप हाफे का यूज करते हैं। दीज हाफाज आर फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, ये जो हाफा होते हैं ये वाटर सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं, यानी कि तैरते रहते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ओनली वन लेयर ऑफ एग्स आर स्प्रेड इन हाफाज, हाफा में केवल एक ही लेयर एग को आप स्प्रेड करेंगे, ये नहीं कि 2-3 परत हाफा में भी आप बिछा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एग हैच करने के बाद अगर उसमें बच्चे जो निकलेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा अगर भीड़ हो जाएगी तो उसमें भी डेथ रेट बढ़ जाएगी। इसलिए एक हाफा के अंदर आप एक ही परत एग बिछाइए, यानी एक ही परत एग को स्प्रेड करिए। आप कई हाफा बना लीजिए लेकिन कई परत न बिछाइए, यानी कई परत स्प्रेड न करिए। अगला है द हैचिंग फ्राइज आर केप्ट फॉर 36 to 48 आवर्स इन हाफाज। देखिए जो एग हैच करने के बाद फ्राइज बनते हैं उन्हें 36 से 48 आवर तक जो है केप्ट यानी रख सकते हैं इन हापा का मतलब हापा के अंदर। कुल मिलाकर ये कहना है कि जो हापा के अंदर आप अंडे रखे थे वो हैच कर गए तो उसे 36 से 48 आवर तक यानी घंटे तक उसी हापा में छोड़ सकते हैं। एंड देन ट्रांसफर टू द नर्सरी पॉन्ड, और इसके बाद फिर उसे नर्सरी पॉन्ड में आप ट्रांसफर कर देंगे। देखिए ट्रांसफर करने की भी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा केयरफुल होती है, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा इसलिए इस हेडिंग को मैंने मैनेज नहीं किया। आप इतना जरूर जानते रहिए कि इसके लिए एक बैग आता है जिसमें एरेशन की व्यवस्था होती है, यानी कि वेंटिलेशन यानी पानी के अंदर हवा के अंदर आने जाने की व्यवस्था होती है, उसी के अंदर फ्राइज को रख करके नर्सरी पॉन्ड में ट्रांसफर किया जाता है। और वेरी केयरफुल प्रोसेस होती है, अगर आप थोड़ा सा केयरलेस हुए तो फ्राइज का फ्राई हो जाएगा, वहीं तुरंत खत्म हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। तो अब देखिए नर्सरी पॉन्ड क्या है। द न्यूली हैचेज फ्राइज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हैचिंग हाफाज टू नर्सरी पॉन्ड। न्यूली हैचेज फ्राइज का मतलब जो नए नए अभी अंडे हैच करके फ्राई निकले हैं वो ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम हैचिंग हाफाज टू नर्सरी पॉन्ड, यानी हैचिंग हाफाज से कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, नर्सरी पॉन्ड में। इट इज अ वेरी केयरफुल प्रोसेस, मैंने अभी बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की प्रक्रिया होती है, वरना सारा खेल समाप्त हो जाएगा यहीं और आगे फिर ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ये काम किया जाता है। नर्सरी पॉन्ड शुड ऑलवेज बी नियर द हैचिंग हापाज। जो नर्सरी पॉन्ड होते हैं वो हैचिंग हापाज के पास होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि जो हैचिंग पीट्स है वो ब्रीडिंग ग्राउंड के पास होना चाहिए, और अब आप देख रहे हैं कि जो नर्सरी पॉन्ड है वो हैचिंग हापाज के पास होना चाहिए। कुल मिला कर ये कहना है कि सारे सिस्टम एक साथ ही होना चाहिए, इससे जो है आपको मैनेज करने में ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आप मैनेज कर ले जाएंगे। नर्सरी पॉन्ड स्मॉल सैलो वाटर रिजर्वायर। जो नर्सरी पॉन्ड होता है वो स्मॉल यानी छोटा, सैलो वाटर का मतलब कि छिछला जल होता है, बहुत ज़्यादा गहरा जल इसमें नहीं होता है। यह एक रिजर्वायर का मतलब जल संग्राहक यानी एक वाटर बॉडी है। इसकी जो गहराई होना चाहिए वो 3 से 5 इंच डेप्थ इसकी होनी चाहिए, ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। नर्सरी पॉन्ड शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैचिंग ऑफ एग्स। देखिए एग हैच करने के पहले ही आप नर्सरी पॉन्ड तैयार कर लीजिए, वरना जब एग हैच कर जाएंगे तब आप जाएंगे नर्सरी पॉन्ड बनाने, तब तक पता चले कि फ्राई सब खत्म हो गए, नर्सरी पॉन्ड बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए एग हैच करने के पहले ही नर्सरी पॉन्ड बना करके तैयार रखना है, ताकि जो एग हैच करे बस तुरंत ट्रांसफ़र कर दीजिए नर्सरी पॉन्ड में। आगे देखिए, द एग्जिट एंड इंट्रेंस ऑफ वाटर शुड बी अंडर कंट्रोल। यानी जो नर्सरी पॉन्ड है उसके अंदर जो पानी एंट्री कराने का और निकालने का प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि अपने मन का उसमें पानी आए अपने मन का जाए, तो पानी अधिक हो जाएगा कम हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उसको कंट्रोल में रखना है, यानी आप अपने हिसाब से पानी को उसमें एंट्री भी करा सकते हैं और एग्जिट भी करा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीडेटरी फिशेस शुड बी रिमूव फ्रॉम नर्सरी पॉन्ड। सबसे पहले जो प्रीडेटरी फिशेस पाई जाती हैं, प्रीडेटरी फिशेस हैं अगर नर्सरी पॉन्ड के अंदर, तो उसे सबसे पहले रिमूव कर लेना है, वरना आप फ्राई डालते जाएंगे आप प्रीडेटरी फिश फ्राई को खाती जाएगी और लास्ट में पता चला कि कुछ नहीं बचा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले जो नर्सरी पॉन्ड है उसके अंदर से प्रीडेटरी फिश को रिमूव कर लेना चाहिए। द केमिकल फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट एंड सुपर फास्फेट शुड बी यूज अलॉन्ग विद काउ डंग। देखिए
द केमिकल फर्टिलाइजर का मतलब कुछ रासायनिक उर्वरक हैं, जैसे मतलब जैसे अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट और सुपर फास्फेट। ये 3 जो केमिकल फर्टिलाइजर मैं बता रहा हूँ, इसको काऊ डंग यानी गाय के गोबर के साथ जो है यूज कर देना चाहिए, यानी कि डाल देना चाहिए नर्सरी पॉन्ड में। इससे क्या होगा, ड्यू टू दीज मेन्योर यानी इन खादों की वजह से, ये खादें हैं, मेन्योर का मतलब क्या, खाद्य नहीं, खाद जो आप खाद यूरिया डाई डालते हो वो खाद। ड्यू टू दीज मेन्योर यानी इन खादों की वजह से, इन खादों का मतलब कौन कौन, जो अभी आपने देखा अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट और इसके साथ गाय का गोबर, इनको डालने से क्या होगा, न्यूमेरस जू प्लैंकटन आर डेवलप विद इन 10 to 20 डेज। कुछ जो है न्यूमेरस का मतलब ज्यादा मात्रा में या अधिक से अधिक जू प्लैंकटन आर डेवलप यानी कि छोटे छोटे जंतु डेवलप हो जाते हैं उसी नर्सरी पॉन्ड के अंदर। कितने दिन में, विद इन 10 to 20 डेज यानी कि 10 से 20 दिन के अंदर जो है जू प्लैंकटन नर्सरी पॉन्ड के अंदर डेवलप हो जाते हैं। कहाँ डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपने क्या डाला है, मेन्योर यानी खाद डाला है, फर्टिलाइजर डाला है, गाय का गोबर डाला है। अब गाय के साथ भैंस का भी गोबर हो सकता है, कोई कसम नहीं है कि गाय का गोबर ही आप डाल सकते हैं। आगे देखिए फिर क्या है, फाइटोप्लैंकटन आर आल्सो डेवलप विद इन 10 to 15 डेज यानी कि फाइटोप्लैंकटन भी उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। अब जू प्लैंकटन मतलब छोटे छोटे जंतु, तो फाइटोप्लैंकटन का मतलब छोटे छोटे पौधे, ये दोनों उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं और उस पर आसानी से मछली के बच्चे अपना फीडिंग कर सकते हैं यानी भोजन ले सकते हैं। इसी बात को देखिए नीचे लिखा गया है, ऑन दीज फाइटोप्लैंकटन एंड जू प्लैंकटन, इन छोटे छोटे पौधों पर एंड छोटे छोटे जंतुओं पर, दे कैन फीड इजिली एंड कंफर्टेबली यानी कि बहुत ही आसानी से उस पर फीडिंग कर सकते हैं। सबसे लास्ट में देखिए मॉर्टेलिटी इन नर्सरी पॉन्ड। देखिए नर्सरी पॉन्ड में मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि छोटे बच्चे होते हैं इनके डेथ होने का चांस ज़्यादा होता है। हर प्राणी में छोटे बच्चों के डेथ होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो अब देखिए मॉर्टेलिटी होती क्यों है, तो यहाँ पर लिखा गया है, द हैवी मॉर्टेलिटी ऑफ फिश फ्राइज हैज बीन रिकॉर्डेड इन नर्सरी पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड में जो फिश फ्राइज है उसका हैवी मॉर्टेलिटी रिकॉर्ड किया गया है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मरते हुए बच्चों को देखा गया है, ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर यानी नीचे दिए गए कारणों की वजह से। अब वो कौन कौन कारण हो सकते हैं, तो देखिए जो पहला कारण है सडन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखिए अगर आप थोड़ी सी लापरवाही किए, नर्सरी पॉन्ड के अंदर अगर क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो बच्चों के डेथ होने का चांस ज़्यादा हो सकता है। कैसे, क्योंकि आप थोड़ी सा लापरवाही किए तो पानी उसमें भरे ही नहीं, या फिर आप सोचे कि एक बार पूरा गाय के पानी भर दें तो कुछ देर तक छुट्टी मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पानी भर दिए, या फिर कुछ देर तक ऐसा आप छोड़ दिए कि पानी ही नहीं भरे, तो दोनों में क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा या कम होने से डेथ रेट बढ़ सकती है। और फिर इसके बाद लेक ऑफ सुटेबल फूड इन पॉन्ड, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, पॉन्ड के अंदर अच्छे से भोजन प्रोवाइड नहीं कराया बच्चों को, तो उनकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि बड़े जो होते हैं, बड़ी मछलियां होती हैं, उनको अगर फूड मटेरियल थोड़ी देर के लिए नहीं मिला तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, और छोटे बच्चों को अगर भोजन नहीं मिलेगा तो वो जल्दी ही मरना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए इसमें डेथ रेट अधिक होती है। तीसरी वजह क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटरी फिशेस एंड इंसेक्ट। अगर आप नर्सरी पॉन्ड को पहले से केयर नहीं किए हैं और पहले से अगर उसमें कुछ प्रीडेटरी फिशेस या इंसेक्ट उपस्थित हैं, तो छोटे बच्चों को खाने में क्या देर, वो मछली जल्दी 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 ख़त्म कर देगी, पता चलेगा कि कुछ बचा ही नहीं। और इसके बाद देखिए ओवर ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन्स, जो प्लैंकटन्स होते हैं, अब चाहे वो जू प्लैंकटन हो या फाइटोप्लैंकटन हो, उनके जो है अगर ओवर ग्रोथ उनकी हो जाती है तो निश्चित है कि बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और उनकी डेथ रेट बढ़ जाएगी। आगे देखिए लास्ट क्या है, डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन वाटर। अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन घट जाती है तो भी बच्चों के डेथ होने का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो उनमें रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा और उनकी डेथ होना जायज़ है। तो इन सभी कारणों का अगर आप अपोजिट ध्यान दें तो आपको पता चल जाएगा, इसका ध्यान दे करके डेथ रेट को घटाया जा सकता है। जैसे अभी सडन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर वाटर के आप सडन चेंजिंग ना करें तो डेथ रेट जायज़ सी बात है कि घट जाएगी। लेक ऑफ सुटेबल फूड इन पॉन्ड, अगर पॉन्ड के अंदर फूड मटेरियल अच्छे से आप प्रोवाइड करते रहेंगे केयरफुल्ली तो डेथ रेट घट जाएगी, यानी उन्हें बचाया जा सकता है। प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटरी फिशेस, अगर उसके अंदर पहले से आप प्रीडेटरी फिशेस रिमूव कर दिए हैं और
बाद में केयर कर रहे हैं कि कोई प्रीडेटरी फिश उसके अंदर ना जाने पाए, कोई इंसेक्ट ना एंट्री करने पाए, तो ऐसी दशा में डेथ रेट को घटा करके जो है मैनेज किया जा सकता है। आगे ओवर ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन, आप उसमें देखते रहिए कि ज़्यादा प्लैंकटन भी ना डेवलप हो जाए, यानी कि पेड़ ही पेड़ पूरे तालाब में हो जाए, जंतु ही जंतु अलग तरह के हो जाएं छोटे छोटे, तो भी उनकी डेथ रेट बढ़ जाएगी। तो इनको मैनेज करके डेथ रेट को घटाया जा सकता है। डिक्रीज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर, यानी कि वाटर में आप अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मेंटेन किए रहते हैं तो जायज़ सी बात है कि डेथ रेट को घटाया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद अभी 2 तालाब बचे हुए हैं, रियरिंग पॉन्ड और स्टॉकिंग पॉन्ड। इन दोनों पॉन्ड के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।